अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इंदुसिंद बैंक स्टॉक के अंदर अगर आपकी रुचि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास हो सकती है। आने वाली स्थिति इसकी कैसी होने वाली है। आज इसका प्राइस 35% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। पिछले एक साल में 1600 के करीब ये स्टॉक हुआ करता था। आज यही इंदुसिंद बैंक का स्टॉक 984.40 के करीब जा रहा है। काफी सारे लोगों ने 1600 1500 के ऊपर इंदुसिंद बैंक के स्टॉक को खरीदा होगा। आज वो कहीं ना कहीं या तो एवरेज करना चाहते हैं या फिर इसी इंदुसिंद बैंक को एग्जिट करना चाहते हैं। काफी सारे लोग इंदुसिंद बैंक के स्टॉक में एक नई पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि यही एक इंदुसिंद बैंक है जो 1600 के करीब था आज यही मार्च में, और आज यही इंदुसिंद बैंक का एक स्टॉक प्राइस है जो कि नियर अराउंड आपको 35% सस्ता मिल रहा है। सस्ते को देखकर कहीं ये ना हो यही इंदुसिंद बैंक आने वाला यस बैंक बन जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होंगे। आइए इसके ऊपर करते हैं चर्चा, डिटेल में समझते हैं स्टॉक को एज पर टेक्निकल, एज पर फंडामेंटल। ये इंदुसिंद बैंक का शेयर आने वाले समय में क्या करने वाला है, एज पर टेक्निकल किन चीजों को देखा जाएगा, आइए सभी चीजों को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो अगर आप लोगों की रुचि इंदुसिंद बैंक स्टॉक में है तो एक बार फिर से कह रहा हूं, बने रहिए इस वीडियो में, डिटेल में चर्चा करेंगे इंदुसिंद बैंक स्टॉक के ऊपर। उसके पहले एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंदुसिंद बैंक की। तो सबसे पहले हम आएंगे फंडामेंटली। देखिए, हम किसी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। दोस्तों, प्रमोटर की हिस्सेदारी 16% की है, जिसमें से 50% से ज्यादा वो माल प्लेज कर चुका है। अब प्लेज करने के बाद इंदुसिंद बैंक के प्रमोटर ने आखिर इस स्टॉक के पैसे को कहां छोड़ा, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है अच्छी जगह पे लगा है तो फिर तो ये अच्छी चीज है हमारे लिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता ये पैसा कहां लगा हुआ है, प्लेज करके इन्होंने यूज कर लिया अच्छी जगह पे या नहीं, तो फिर भैया कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बैड थिंग है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। लेकिन प्लेज किया हुआ पैसा जरूरी नहीं होता कि भैया बुरा ही हो, उन्होंने खा लिया हो, कहीं कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जब तक नहीं पता हम तो बोलेंगे बैड थिंग है, और हम इसको एक नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर पता हो तो जब हम किसी स्टॉक की होल्डिंग देखते हैं तो हम एफआईस डीआईस सबको एनालाइज करते हैं। तो आइए आगे एफआईस और डीआईस को भी समझते हैं, देखते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है, ठीक है प्रमोटर का पता नहीं, बट एफआईस डीआईस क्या समझते हैं, क्या वो इन्वेस्ट करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए। तो दोस्तों, अगर एफआईस की बात करें तो यहाँ पे एफआईस धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीआईस यहाँ पर खरीद रहे हैं, एमएफ यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो एफआईस ने सेलिंग की, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीआईस ने और म्यूचुअल फंड ने मिलकर इसको जो है सहारा दे दिया है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आपने अगर इस स्टॉक में पैसा लगाया है, डोंट वरी, बड़े प्लेयर इस स्टॉक को संभालने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने भी निवेश किया हुआ है। तो आप अकेले नहीं है स्टॉक में जो निवेश करके बैठे हैं, यानी कि बड़े प्लेयर भी स्टडी करके किसी ना किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी स्टडी के अंदर ये स्टॉक आता है। तो आपने बिल्कुल सही जगह पैसा लगाया हुआ है। अब आता है कि भैया फंडामेंटली, अगर हम फंडामेंटली स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो आइए मैं आपको डिटेल में बता दूं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो आपने देखा ये इसका नेट प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू रहा आप लोगों का ये, तो रेवेन्यू आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है और अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या प्रॉफिट हो रहा है इसकी जगह पे? जी हाँ, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रॉफिट को ये कैश फ्लो बता रहा है पॉजिटिव या नहीं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो चुका है। तो आने वाले समय में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फिगर है इसको प्लस में होना चाहिए, या फिर 16,000 से 10,000, 9,000, 8,000 इस तरह से ये नीचे की तरफ नेगेटिविटी जो है वो जानी चाहिए। पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में होना चाहिए, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर है, तो अगर कंटिन्यूसली ये स्थिति रही तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आने वाले समय में क्रैश भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप इसी कंपैरिजन को एसबीआई बैंक के साथ करके देख लीजिए। चलिए हम एसबीआई बैंक छोड़िए, नॉर्मली आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक शेयर, ठीक है, ये रहा, अच्छा स्टॉक है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का काम है, कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखो इसी की हम बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखना एक चीज का हमेशा, कि जब भी हम किसी बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसमें भैया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग ना अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू तो दिखा देते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को क्या ये कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसका कैश फ्लो देखो, है ना प्लस में, बीच में हुआ माइनस, कभी हुआ एक बार हुआ, लेकिन उसके बाद प्लस आ गया। तो ध्यान रखो कि भैया
प्लस में कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर ये आने वाले समय में और नेगेटिव रहा तो आपको स्टॉक के अंदर और भी गिरावट देखने को मिलेगी। एज पर फंडामेंटल ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसके अलावा हम लोग देखते हैं एनपीए। तो आइए इसकी एनपीए को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है कंपनी का जो पैसा फंसा होता है वापस आने के चांसेस बड़े कम होते हैं। वो 3 था, 2 हुआ, 1.8 में हुआ, 1.1 में। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस आने के चांसेस कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज कम होती जा रही है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए भी कम हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा ये भी देख लेते हैं कंपनी के पास है क्या। तो शेयर कैपिटल है इतनी, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखो यहाँ पर 33, 42, 47, 54, 62। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने रिजर्व को मेंटेन कर रही है, बढ़ाती जा रही है। डिपॉजिट देखो यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कि भैया इनके पास जो लोगों के डिपॉजिट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कस्टमर इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बोरिंग देखो कम हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि भैया अपना जो कर्जा है वो कम है इनका, ठीक है। लाइबिलिटीज आप लोग देख सकते हो, वो भी नॉर्मल ओके मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। ये है लोन एंड एडवांसेस जो इन्होंने दिए हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भैया इन्होंने जो आगे पैसा दिया हुआ है वो इंक्रीज ही हो रहा है, यानी कि इनको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करके बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखें बहुत अच्छी चीजें हमें देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैंक एक कैश रिच कंपनी जरूर है, लेकिन कैश रिच के साथ साथ एक चीज जरूर हमें गलत देखने को मिल रही है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के ऊपर आने वाले समय में जरूर ध्यान रखिए। अगर आप एक फंडामेंटल प्लेयर हैं, अगर आप सोचते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो कैश फ्लो का थोड़ा सा स्टॉक के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। येस बैंक तभी क्रैश हुआ था, येस बैंक का सब कुछ ओके था, लेकिन कैश फ्लो उसका लगातार जब नेगेटिव होने लगा वो तभी क्रैश हुआ था। हिस्ट्री उठा के भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो भैया कैश फ्लो के ऊपर ध्यान जरूर रखना है, और साथ में प्रमोटर का डेटा भी थोड़ा सा भैया जो प्लेज किया हुआ है कहीं ना कहीं इनको जो है अपनी प्लेज की जो होल्डिंग है वो कम करनी चाहिए, तो और भी अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इनका फंडामेंटल चीजें। नॉर्मली कंक्लूजन क्या है कि कैश फ्लो हमें थोड़ा सा आने वाले समय में पॉजिटिव हो जाए, और ग्रॉस एनपीए भी अगर और कम होता है तो और पॉजिटिव अच्छी हमारे लिए बात हो जाएगी। और इसी के साथ ये जो प्लेज की होल्डिंग है ये थोड़ा अपना जो इन्होंने प्लेज किया है इसको कम करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एज पर टेक्निकल बेसिस अभी जिस लेवल पे है, क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 974 से 822 का एक कंसोलिडेशन एरिया होना चाहिए, और यहीं से या तो अपसाइड या डाउनसाइड का आपको देखने को मिलेगा। अब जिस लेवल पे आया है, जो कोई एक फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते थे तो ध्यान रखना 974 से 820 के बीच में आपको एक एवरेज करनी होगी। इस लेवल के अंदर आप एक बाइंग कर सकते हो। जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, जी हाँ, वो इस रेंज में अपनी बाइंग जरूर दिखा सकते हैं। या तो 820 का वेट कर लो या 970 का। आपको यहाँ पर कोई भी रिवर्सल दिखता है, कुछ भी होता है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इसका कोई ब्रेकआउट आ जाता है आने वाले समय में, तो आप एक बाइंग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बाइंग करना अच्छी बात नहीं है। अभी अगर आप बोलो क्या यहाँ पे कोई एक मतलब जैसे होता है ना कि क्या कोई रिवर्सल पैटर्न आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे कोई भी रिवर्सल पैटर्न अभी तक नहीं दिख रहा। उल्टा ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है और अब ये उसका एसएल खाने जा रहा है। आई बिलीव दैट 820 का लेवल आपको आने वाले समय में दिख सकता है, और यहाँ पे आकर कोई रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ 10 से 20% यहाँ जरूर बाइंग करनी चाहिए 974, बाकी वेट करना चाहिए 820। यहाँ पर अगर कोई अच्छा रिवर्सल, कोई वीकली कैंडल अच्छी बनती है और हमें अपसाइड देखने को मिलता है तो हमें बाइंग करनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये रहता है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब कभी इसका ब्रेकआउट आए हम तब बाइंग करें, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, 10 से 20% आप कर सकते हैं। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, आई बिलीव दैट उनको यहाँ पे बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए। 820 के पास आए तो बाइंग करिए, लेकिन ध्यान रखना 820 के नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है, 2 रेड कैंडल आ जाती है नीचे, ठीक है, या लोअर लो बनता है तो वन टाइम एग्जिट बनता है, वापिस 820 के ऊपर आता है तो बाइंग दोबारा से करी जा सकती है। तो ये है टेक्निकल बेसिस। बाकी जिस तरह से ये स्टॉक काम कर रहा है, ध्यान रखना 820 के नीचे गया तो 525 तय है, ये बात ध्यान रखना। बट वहां जाना मुश्किल लग रहा है मुझे। आई बिलीव दैट जिस लेवल पे ये आज खड़ा है, यहीं से या फिर 820 से ये एक रेंज रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं 974 से 820 की एक रेंज रहेगी। यहीं से कंसोलिडेशन होके या इसको टच करके
एक वापस हमें रिवर्सल देखने को मिल जाना चाहिए अगर मार्केट की स्थिति अच्छी रही, मार्केट ने भी रिवर्सल दिया। अदरवाइज ये 820 के पास या फिर 820 के नीचे जाके बड़ा ब्लास्ट नीचे की तरफ दे सकता है। आई बिलीव दैट ये रेंज पे आपको फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा इसके साथ जो फंडामेंटली आपको बताया गया है चीज़ों को, उन चीज़ों को ऊपर ध्यान रखते हुए या फिर जैसे ही ब्रेकआउट आए तब बाइंग कीजिए। सेफ एंट्री क्या रहेगी कि इस ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेकआउट आ जाए, उस केस में हम 974 का भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, 820 का स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। यह है सेफ एंट्री। जिनको थोड़ा टेक्निकल आता है वो यहाँ पर एक रिवर्सल का वेट करें, कोई कैंडल पैटर्न बने, कोई हेड एंड शोल्डर बने, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बने, जैसे कि मंथली बेसिस पे बन रही है बट वो काम नहीं कर रही है अभी, ठीक है। तो आई बिलीव दैट इस लेवल पे थोड़ा सा सतर्क रहो, आप लोगों को कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी। अभी जो बना हुआ है उस केस में क्या कर सकते हैं, आई बिलीव दैट अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ना कोई पैटर्न प्रॉपर तरीके से बना नहीं है स्टॉक के अंदर। अगर आप वन डे के बेसिस पे देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, आई बिलीव दैट 923 के नीचे जाएगा ही जाएगा, 820 तक आपको जाने के चांसेस हैं। वहां जाके एक डिसीजन लेना बनता है। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, 820 के पास बहुत अच्छा लेवल है एवरेज करने का, लेकिन रिवर्सल के साथ करोगे तो ट्रैप नहीं होगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में एक लिंक भी दिया गया है जिसमें आप इंदुसिंद बैंक के बारे में डिटेल में जो एनालिसिस है उसे रीड कर सकते हो। कुछ चीज़ें अच्छी बुरी आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क